चलो भाई आज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप लिखो। ठीक है, हाँ ठीक है। बेसिकली डिफरेंशिएशन है क्या चीज, वो तुम्हें यहां से पता चलेगा। ठीक है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो यहां से ये कहानी निकल के आती है। दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो छोटी छोटी बेसिक बेसिक सी चीजें करते हैं। जैसे मान लो एक ऐसे हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी है, ठीक है, और तुम्हारी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें कहीं पे लिखना है तो लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन की अभी बातें करेंगे फिलहाल, फिर हम कर्व के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब देखो मान ले कि तेरे पास कोई एक ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब उसके स्लोप का मतलब क्या है। ठीक है, देखो कोई भी लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, ठीक है, अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं वो एक्स को कट करेगी, कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, एक्स को कट करेगी, इस लाइन को छोड़ के जो कि एक्स के पैरेलल में है। ठीक है, बाकी सारी लाइनें कहां पे कट करेंगी, एक्स एक्सिस को कट करेंगे। तो क्या करो, उसको एक्सटेंड कर लो, जैसे मैंने ये एक्सटेंड कर ली। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने ये लाइन खींची, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, कौन सी डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं स्लोप एंगल। क्या है ये, स्लोप एंगल। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख, इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है, देखो है ये नेगेटिव साइड में, लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। ये डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव। तो कौन से वाला एंगल, ये वाला एंगल किधर मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज। किधर नहीं जा रहा है, क्यों ले, तू ऐसी बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो वहीं से बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसा क्यों हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये थंब ऐसे नहीं है कि हम इधर से नहीं एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने एक थंब रूल बना लिया कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। ठीक है, तभी ताकि सभी की स्लोप जो है वो कोई, अगर देखो अगर हम ये छोड़ दें कि भाई कहीं से भी एंगल ले लो, ठीक है, तो एक बंदा बोलेगा ये इतना स्लोप है, एक बंदा बोलेगा इतना स्लोप है, तो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दिस इज अ थंब रूल कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लो, जो एंगल आएगा उसको हम स्लोप एंगल बोलेंगे, पहली बात। ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे देखो ना, तो एंगल दो बनते हैं यहाँ पे देखो, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। ठीक है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है अभी के लिए, और ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन तुम्हें लेना कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज समझ में आ गई। ये क्या है इसका, स्लोप एंगल। दिस इज व्हाट, स्लोप एंगल। अब स्लोप क्या चीज है, स्लोप है इस एंगल का टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं स्लोप। जो ये स्लोप एंगल है उसका टेंजेंट इज कॉल्ड स्लोप। ये चीज समझ में आ गई, पक्का। अब लिखो एक डेफिनेशन, अब पहले लिखो, लिखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल लेना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो, डेफिनेशन लिखो, एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, एंगल मेड बाय a straight line with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis and measured anti-clockwise, and measured anti-clockwise is called the slope angle, is called the slope angle. And tangent of that angle, and tangent of that angle gives the slope value, gives the slope value. ठीक है, अब ये फिगर ड्रॉ कर लेना।
इसमें ये हटा दो, ठीक है, और ये स्लोप एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू स्लोप, इसको m से हम दिखाते हैं स्लोप को, ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा। लिख लिया, ये चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये जो लाइन है, देखो अब इसके 3 सिनेरियो बन सकते हैं, देखो कैसे बन सकते हैं। एक तो लाइन ऐसी जो एक्स एक्सिस को ऐसे कट कर जाए किसी भी एक एंगल पे, एक लाइन ऐसे हो सकती है, देख ये जो कि इससे क्या बनाए 90 डिग्री, और एक केस ऐसा भी हो सकता है जो इसके पैरेलल निकल जाए। इस लाइन का ये एंगल है 90 डिग्री, इस लाइन का इस लाइन का इस एक्सिस से एंगल कितना है 0 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप, मैं स्लोप एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लोप एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो स्लोप की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, tan 90 इज व्हाट इनफाइनाइट। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है एंगल की 0 डिग्री, एंगल की वैल्यू कितनी है 0, और tan 0 कितना होता है 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0, यहाँ पे स्लोप क्या है इनफाइनाइट, और यहाँ पे स्लोप क्या है tan थीटा, यहाँ पे स्लोप क्या है tan थीटा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अभी अगर तुम इस एंगल को देखो तो क्या ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट का एंगल का मतलब क्या हो गया कि थीटा जो है वो 90 और 0 के बीच में, 90 और 0 के बीच में है, यही एक्यूट एंगल होते हैं ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर एक्यूट एंगल होगा या स्लोप एंगल 90 से कम होगा तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो स्लोप कैसी होगी हमेशा पॉजिटिव, तो स्लोप कैसी होगी हमेशा पॉजिटिव। तो तुम साइड में ऐसे लिखो कि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में स्लोप इज पॉजिटिव, 90 पे इन्फिनिटी और 0 पे 0, तभी हमने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया। वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है फिर ऊपर, हाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी दो होती है ना, एक नेगेटिव इन्फिनिटी और एक पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी नीचे की तरफ तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी, और ऊपर की तरफ जा रही होगी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल साइन अभी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 से 90 अगर कभी भी एंगल होगा तो स्लोप कैसी होगी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर लिख लो, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट लिखो, अगर ये 90 से 180 के बीच में है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, अगर जैसे ये वाला केस, इधर देखो ये वाला केस, ऐसे एंगल कहां से मेजर होगा ये वाला, ठीक है। अब थीटा 90 से बड़ा हो रहा है, थीटा थीटा कैसा हो रहा है 90 से बड़ा। अगर थीटा 90 से बड़ा है और 180 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब स्लोप कैसी है इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। 0 है तो 0, 90 है तो इनफाइनाइट। अच्छा इसका बताओ, ये अगर लाइन है कहीं पे ऐसे, देखो इधर देखो, इसका स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तुम क्या करोगे इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ये थीटा कैसा है एक्यूट, एक्यूट है तो पॉजिटिव, तो स्लोप कैसी होगी इसकी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये नोट डाउन कर लो सारा। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन के केस में, जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे बन रहा है एक स्लोप एंगल थीटा, एक से स्लोप कैसी है पॉजिटिव, ठीक है। अब हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसकी स्लोप हर पॉइंट पे एक ही होती है। देखो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा, यहाँ पे देखोगे ये भी थीटा ही है। तो हर किसी एक पॉइंट पे स्लोप कैसी है कांस्टेंट, स्लोप कैसी है कांस्टेंट, और इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड होती तो, लेकिन होती सब जगह एक ही, तो कहीं स्टार करके लिख लो कि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, स्लोप इज पॉजिटिव, सॉरी स्लोप इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। लिख लिया, आगे बढ़े। देखो
नेक्स्ट लिखो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट लिखें फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है स्लोप का, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। देखो जैसे मान लो एक ये तुम्हारे पास ऐसे लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा। मान लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा जो कि है x2 y2, और मान लेते हैं एक ये पॉइंट है x1 y1। कोई दिक्कत, मतलब ये इस लाइन पे आने वाले कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा है तो ऑब्वियसली इस लाइन पे भी क्या होगा, ये थीटा ही। अभी हमने देखा है कि स्लोप तो स्ट्रेट लाइन का हर जगह एक ही होता है, तो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, तो तुम्हें इस ज्योमेट्री से क्या समझ में आ रहा है कि ये लेंथ कितनी है। अगर ये y1 है, ये y2 है, तो ये लेंथ कितनी है y2 माइनस, ये चीज समझ में आई। अगर ये x2 है और ये x1 है, तो ये लेंथ कितनी है x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1, तो फिर ये भी x2 माइनस x1। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर, ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। व्हाट इज दिस मीन, दिस मीन्स y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, इसको वहीं पे लिख लेना, चेंज y अपॉन में चेंज इन x। और ये tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। tan थीटा इज व्हाट, स्लोप। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप इज क्या, कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि स्लोप बेसिकली होती क्या है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, मतलब डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। दिस इज फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो स्लोप इन केस ऑफ कर्व्स, स्लोप इन केस ऑफ कर्व्स। मान ले तेरे पास कोई एक ऐसी कर्व है, जैसे कि ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो क्या था, हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, उसको आगे बढ़ा दिया था, ठीक है, और एंगल ले लिया था, ठीक है। लेकिन कर्व के केस में जरूरी नहीं कि वो एक्सिस को हमेशा कट करे, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम भी सकती है ऊपर, ठीक है, एक्सिस को कभी ना कट करे। तो कर्व के केस में हम स्लोप जब भी लेते हैं तो किसी एक पॉइंट पे लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे लेने का मतलब क्या हुआ, देखो तुम्हें ये तो पता है ना कि अगर किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट हमेशा सीधा होगा और वो यूनिक भी होता है। किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, तो उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। अब जो ये एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा, स्लोप एंगल। दिस इज व्हाट, स्लोप एंगल ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो P पॉइंट पे, इस कर्व के P पॉइंट पे जो स्लोप है वो कितनी है, थीटा एंगल की है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा। तो कर्व के केस में हम स्लोप कैसे निकालते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट को एक्सटेंड करो, एक्स एक्सिस जहां पे भी कट करेगा वहां से एंगल मेजर करके उसकी टेंजेंट वैल्यू निकालो और स्लोप आ जाएगा। समझ में आया, हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आएगा। तो लेट्स से दिस इज P1। अब मान लो तुम किसी और पॉइंट के लिए देखते हो, मान लो ऐसे, देखो मान लो P2 के लिए देखो, तो इस केस पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये कुछ और थीटा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व के केस में जो स्लोप होती है वो कैसी होती है, वेरिंग होती है। कैसी होती है, वो वेरिएबल टाइप की होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन कर्व के केस में कैसी होती है, वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर। लिख लो,
ये चीज समझ में आई? पक्का? ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। आगे लिखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं क्या है। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक कर्व है ऐसे, ठीक है। इस कर्व के ऊपर मान लो मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। इसको मैंने इससे मिलाया, ये क्या बन गया इसका? सीकेंट। ये क्या बना इसका? सीकेंट। ठीक है, सीकेंट का मतलब पता है ना? सीकेंट क्या होता है कि किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिला दो तो क्या बन जाता है? सीकेंट। और अगर टेंजेंट क्या होता है कि किसी कर्व को टच करता हुआ जो निकल जाए वो क्या कहलाता है? टेंजेंट। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसके मान लो कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1। तो अगर मैं इस सीकेंट का स्लोप देखूं, इसका देखो सीकेंट का, तो वो क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और उसकी वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। अब ये स्लोप थोड़ी ना दे रहा है मुझे, ये तो सीकेंट की स्लोप दे रहा है मुझे। कर्व के केस में स्लोप हम कैसे निकालते हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के पास लेके आने लगूं, एक दूसरे क्या करूं? पास लेके आने लगूं। देखो ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अगर इसको मैं छोटा करने लग जाऊं, देखो इसको छोटा करने लग जाऊं तो ये दोनों पास आने लगेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों पास आने लगेंगे तो इसका मतलब ये जो चेंज इन एक्स है, देखो ये था ना चेंज इन x2 माइनस x1, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो डेल्टा एक्स है मैं इसको किसकी तरफ लेके जा रहा हूँ? जीरो की तरफ, अप्रोचिंग टू जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो, क्योंकि मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अप्रोचिंग टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x को इसमें एक लिमिट लगा दूं जो कहती है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये बेसिकली क्या बन जाती है? स्लोप ऑफ कर्व एट ए पॉइंट बन जाती है। स्लोप ऑफ कर्व एट ए पॉइंट बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से निकल के ये आएगी वो ये आएगी कि इस लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू, ऐसे लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? इस डी ऑपरेटर को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब चेंजेस बड़े होते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अगर मैं इस डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ अप्रोच करूंगा तो चेंज बहुत छोटा सा होगा। ठीक है, जब चेंज बहुत छोटे होते हैं तो हम डी ऑपरेटर का यूज करते हैं। अप्रोचिंग टू जीरो है वो, पूरा जीरो नहीं है। अप्रोच टू जीरो, अप्रोच टू जीरो करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी भी साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा हूँ, मान लो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो अभी वो जीरो नहीं हुआ कि 0.000000000 चलते रहो, आखिर में डाल दो वन, ये वैल्यू है वो, जीरो नहीं है, जस्ट अप्रोचिंग टू जीरो है। समझ में आया? ठीक है, अप्रोच टू जीरो क्या मतलब हुआ? जीरो नहीं है, जस्ट अप्रोच, मतलब जीरो होने वाला है बस। ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं है। जीरो हो गया तो फिर वो इन्फिनिट हो जाएगा, तो वो तो केस ही नहीं है। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो कर जाएगा तो वो किसी एक पॉइंट पे आ जाएगा। जब वो किसी एक पॉइंट पे आ जाएगा उस टाइम पे जो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स क्या हो जाता है? स्लोप। क्या हो जाता है वो? स्लोप। तो मतलब यहाँ पे जब आओगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी? एक पॉइंट बन जाएगी। अब यहाँ पे जो भी होगा वही क्या होगा? इसका स्लोप होगा। तो बेसिकली ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो तुम्हें क्या दे रहा है? स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट।
ठीक है। बेसिकली जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, किसी एक पॉइंट पे उसकी स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब भी हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, फिजिकली उसकी उस पॉइंट पे स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, और स्लोप जो है उसका बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कर्व का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई पक्का। आगे हेडिंग डालो, बिहेवियर ऑफ कर्व, बिहेवियर ऑफ कर्व बेस्ड ऑन इट्स स्लोप। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे यहाँ पे हम चार तरह की, बेसिकली चार तरह की कर्व की बातें करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे एक कर्व ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी ऐसे है, और चौथी ऐसे है। कोई भी कर्व हो, कैसे भी कर्व हो, इन चारों में से कहीं निकल आएगी वो। ठीक है, कोई भी कर्व हो वो इन चार कर्व का ही कहीं ना कहीं पार्ट होगी। ठीक है, चाहे कोई सर्कल ही देख लो, देखो सर्कल के अंदर ऐसे करोगे तो ये वाला वहां पे आ गया है, ये वाला ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, और ये वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, सर्कल से ज्यादा कोई कर्व नहीं हो सकता। बेसिकली एक सर्कल के चार पार्ट है बेसिकली ये। ठीक है, कर्व इसी शेप में हो सकती है, और तो कोई कर्व की शेप नहीं हो सकती। ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे देखो कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर एक कर्व को हम दो पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे और उससे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस पहली कर्व को देखते हैं। देखो ये कर्व ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, अगर मैं इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसको एक्स एक्सिस से देखूंगा तो ये थीटा 1। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और एक थीटा ड्रॉ करूंगा, दिस इज थीटा 2। क्या थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2? थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। देखिए छोटा ये बड़ा है। ठीक है, और स्टिप जाओगे तो वो ऑलमोस्ट 90 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो थीटा इज इंक्रीजिंग। हम ऐसे जाएंगे तो थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब मैं स्लोप को m लिखूंगा। ठीक है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। एक और चीज, जब ये थीटा बढ़ रहा है तो मैक्सिमम कहाँ होगा, 90। इसका मतलब 90 से नीचे ये तो एक्यूट ही है। इसका मतलब स्लोप है कैसा नेचर में, पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर कर्व ऐसा है तो मेरी जो स्लोप होती है ना वो पॉजिटिव होती है और इंक्रीजिंग होती है। मेरी स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगला देखो, अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे देखो फिर से वही करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट। ठीक है, ये थीटा 1, फिर यहाँ पे टेंजेंट, ये थीटा 2। क्या देख थीटा 1 और थीटा 2 में कोई डिफरेंस लग रहा है तेरे को, थीटा 1 बड़ा है और थीटा 2 छोटा है। ठीक है, तो थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग, लेकिन साइन कैसा है इसका, अभी भी पॉजिटिव है। तो अगर कर्व ऐसा हो इस तरीके से तो स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। ये चीज समझ में आई पक्का, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पे होगा और इसका बी पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही आ रहा है फिर बाद में ही आ रहा है। अब देख यहाँ पे टेंजेंट खींच, ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पे टेंजेंट खींच, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या थीटा 1 थीटा 2 के बीच में तेरे को फर्क लग रहा है, क्या थीटा 1 जो है और थीटा 2 बड़ा लग रहा है, थीटा 1 कैसा है, छोटा। तो बेसिकली थीटा कैसा कर रहा है नेचर, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा,
थीटा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, देखो पहले तो ये आया ना, फिर ये आया ना, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग। स्लोप की नेचर कैसी है? नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल है, देख ठीक है, एंगल कैसा है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो स्लोप कैसी है? नेगेटिव। अच्छा अब ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज, देखो 90 से 180 की तरफ जा रहा है ये, देखो यहाँ पे 90 की प्रोबेबिलिटी होगी, 90 से 180 की तरफ, 90 से 180 की तरफ, तो क्या होगी? डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि 90 पे तो इन्फिनिटी है और 180 पे जीरो है, 180 पे और साइन नेगेटिव है लेकिन वैल्यू तो उसकी जीरो है ना, साइन नेगेटिव है लेकिन वैल्यू उसकी कैसी है? जीरो, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो लास्ट और करते हैं फटाफट। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैंने ये खींचा तो ये थीटा 1, अगर मैं इस पॉइंट पे लूंगा तो ये थीटा 2, क्या थीटा 1 और थीटा 2 में थीटा डिक्रीज कर रहा है? थीटा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इसकी m जो है वो कैसी है? नेगेटिव, m कैसी है इसकी? नेगेटिव। अब m नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है। समझ में आया? पक्का? अब इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लो, इसको इरेज कर दूं। देखो अब इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तुमने 9th क्लास में वेलोसिटी पढ़ा होगा, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सिंपल। अगर मान लो एक ऐसा, यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, ये कैसा कर्व है? xt कर्व, ये कैसा है कर्व? xt कर्व। अगर मैं यहाँ पे ये निकाल पाऊँ कि चेंज इन x अपॉन में चेंज इन टाइम, तो मैं अल्टीमेटली क्या निकाल रहा हूँ? वेलोसिटी। क्या निकाल रहा हूँ? वेलोसिटी। अभी तूने पढ़ा कर्व के केस में, कर्व के केस में स्लोप कौन देता है? dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स कब था? जब यहाँ पे y होता था और यहाँ पे क्या होता था? x। अब क्या है? ये है dx बाई डी टी। ये चीज तेरे को समझ में आई? बेसिकली dx बाई डी टी तेरे को क्या देगा? वेलोसिटी। अब समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे स्लोप नहीं कह रहा मैं, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? वेलोसिटी। तो ये जो स्लोप थी इस केस में क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। इसके केस में क्या बन गई? वेलोसिटी। और अभी जो हमने पिछला टॉपिक किया अभी ये वाला 4 कर्व वाला, इससे मैं इस वेलोसिटी की नेचर भी निकाल दूंगा। भाई मुझे पता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैं कर्व की शेप देख के बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हमें अब इस कर्व के लिए ये देखना है कि वेलोसिटी कैसी है, तो अपने नोट्स देख के बताएं कि इस टाइप के कर्व में वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पहली चीज कैसी है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? कैसी है? डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। तो दिस इज रिटार्डिंग बॉडी, दिस इज रिटार्डिंग बॉडी। ये चीज समझ में आई कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट से हमने देख कितनी चीजें निकाल दी कि हमें ये भी पता चल गया ये वेलोसिटी है, ठीक है, हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है, और हमें ये भी पता चल गया कि ये रिटार्डिंग है। ठीक है, और आगे बढ़े। अब देखो एक और केस लेते हैं। इसी में अगर मैं x को हटा के यहाँ पे v कर दूं, अब ये क्या बन जाएगा? dv बाई डी टी। वट इज dv बाई डी टी? वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो dv बाई डी टी, मतलब इस, अगर मैं जैसे ही मैंने वेरिएबल चेंज किया, मतलब v x की जगह मैंने क्या कर दिया v, तो ये vt कर्व बना। vt कर्व में जो स्लोप होती है वो मुझे क्या देगी? एक्सेलरेशन। क्या देगी? एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये मैं कर्व की नेचर देख के बता सकता हूँ। तो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग।
एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो, बॉडी इज रिटार्डिंग, ये एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो बॉडी इज रिटार्डिंग और व्हाट। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वो रिटार्ड कर रही है। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वो कम हो गया पहले से। पहले तुम लेट से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे थे, अब तुम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी तुम एक्सेलरेट ही कर रहे हो, रिटार्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। और चीज देखो, यहाँ पे देखो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी अभी भी बढ़ती ही जा रही है। पहले तुम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, अब तुम कम तेजी से बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ रहे हो अभी भी, वेलोसिटी तुम्हारी अभी भी बढ़ रही है, ठीक है। पहले तुम एकदम से 0 से 60 पे आए, लेकिन 60 से 80 पे आने में तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है। लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, देखते हो कर पाता है कि नहीं कोई। अभी बी ऑप्शन क्या है? The maximum speed is at t is equal to 6 seconds. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम मैक्स देखो, ये x है और ये t है, तो बेसिकली कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर तुम ये लोगे dx बाई dt, तो वो तेरे को क्या दे रहा होगा, वेलोसिटी, क्या दे रहा होगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है वो तेरे को कैसे पता चलेगा, उसके स्लोप एंगल से। कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम है उसको कहाँ से पता चलेगा, स्लोप एंगल से। अब देख, तू ये कह रहा है कि 6 पे मैक्सिमम वेलोसिटी, देख यहाँ पे एंगल ये है ना भाई, इससे बड़ा एंगल तो यहाँ पे है, देख उससे बड़ा एंगल है यहाँ पे, उससे भी बड़ा एंगल देख यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसे स्टीप, ऑलमोस्ट 90 के बराबर, ठीक है, बिल्कुल 90 से थोड़ा सा प्लस है तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज ही, ठीक है, लेकिन 90 से हल्का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है, इन पॉइंट्स पे, ना कि उस पॉइंट पे। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। समझ में आया कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बता। ठीक है, अब तुम सीधी सी बात है, यहाँ पे तो वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे कैसी है पॉजिटिव, यहाँ पे कैसी है नेगेटिव, तो ऑप्शन गलत है। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। लास्ट ऑप्शन, इस गिवन डेटा से तो क्या तुम एवरेज निकाल सकते हो इसकी, नहीं, तुम एवरेज निकाल ही नहीं सकते इसकी, क्योंकि देखो अगर तुम वैसे देखोगे, देखो इस एरिया में अगर तुम देखो तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, खत्म, ये नेगेटिव है, इधर देखो पॉजिटिव ज्यादा है, तो बेसिकली पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा है, देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो बेसिकली नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है। ए ऑप्शन करेक्ट कैसे है, देखो ये देखो इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट, यहाँ पे स्लोप कितना है, 0, स्लोप कितना है, 0। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी क्या है, अगर वेलोसिटी 0 है तो क्या है, वो रेस्ट पे है, तो 6 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वो रेस्ट पे है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, आइए, अरे देखो कोई नहीं, क्वेश्चन लिखो, ए ऑप्शन इस तरीके से है, बी ऑप्शन ऐसे है, इसमें ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, अलग अलग ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। जो सी ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से, और जो डी ऑप्शन है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। ये है तुम्हारा एक्स टी, ये है तुम्हारा एक्स टी, ठीक है, और ये भी है एक्स टी। ऑप्शन भी दे दूं,
बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। हमें पूछा गया है उसने कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केसेस बताएं बेसिकली, है ना। क्या यहाँ पे तो क्लियरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, क्लियरली कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव भी पूछा है क्या? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो कांस्टेंट एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पे क्लियर कट है। तो बेसिकली ए ऑप्शन तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि इसमें ए तो आ ही नहीं रहा, है ना। ए तो है ही नहीं, क्योंकि ए तो क्लियर कट दिख रहा है ऑप्शन में। तो इन तीन में से कोई एक फंसा अब, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाओ, क्या ये v और t का कर्व है? इसमें dv बाई dt तेरे को क्या देगा? एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप हर जगह बराबर होती है और पॉजिटिव भी है क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। ऑप्शन बच गए दो। अब आते हैं सी के ऊपर। अब सी को देखो, इस केस में स्लोप कैसी है? नेगेटिव कहाँ है? स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे स्लोप दे क्या रही है? वेलोसिटी दे रही है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना दे रही है अभी, ठीक है। अभी क्या दे रही है? ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना दे रही है। लेकिन अब ध्यान रखो, वेलोसिटी क्या कर रही है? देखो डिक्रीज करेगी इसमें, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? रिटार्डिंग, मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, कैसे इंटरप्रेट किया वो समझ में आया कि dx बाई डी टी वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी इस कर्व की नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी रिटार्डिंग मोशन ही कर सकता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इसका मतलब सी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर तो बन गया ये, ठीक है। लेकिन अभी इसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो dx बाई डी टी, dx बाई डी टी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग भी है, तो एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। पहली बात तो पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट है कि नहीं है वो कैसे निकालोगे? वो थोड़ा अभी समझो कि कैसे मैंने निकाला, फिर तुम अभी सीख जाओगे अगली क्लास में, ठीक है। ये चीज समझ में आई तेरे को कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन तो है, लेकिन वो कांस्टेंट है कि नहीं वो तेरे को नहीं पता, ठीक है। अब याद करो, मैंने तुम्हें ये बता रखी है कि ये पैराबोलिक कर्व्स होती है ऐसे, याद है मैंने बता रखा है। इसकी इक्वेशन कैसी होती है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। इसकी इक्वेशन कैसी होती है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप। इसकी इक्वेशन कैसी है? t x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ है ये, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ ना, dx बाई डी टी, ये तुम्हें अगली क्लास में समझ में आ जाएगा। इसको होता है 2t, इसको होता है 2t। इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूँ, d2x अपॉन में dt स्क्वायर, ये बन जाएगा 2, जो कि है कांस्टेंट टाइम के साथ। टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं। देखो ये dx बाई dt क्या देगा? वेलोसिटी। उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, देखो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, dx बाई dt इक्वल टू 2t, इसका मतलब v क्या आ गया? 2t। तो dv अपॉन में dt क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन, वो क्या आ जाएगा? 2। अब देखो टाइम के साथ ये वेरी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट। और देखिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, वैल्यू भी कैसी है इसकी? पॉजिटिव। तो दैट इज व्हाई दिस इज करेक्ट आंसर।